कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा आइसी ठंड में होता है। कहाँ है एक सेंट्रलिक जो तुमने छुपा रखा था। यहाँ पर हमारा हीरो जिसके दोनों हाथ बुरी तरीके से डैमेज होते हैं वो यहाँ पर बैठा होता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कहाँ पर है। तो सोल्जर जिसने हमारे हीरो के ऊपर अटैक करा था वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें मेन सोर्ड को बताना पड़ेगा। हमने नॉर्थन फैंटम को पकड़ लिया यहाँ पर और उसके कोऑर्डिनेट हम तुम्हें भेज रहे हैं। मुझे लगा था तुम्हारे हाथों के कटने के बाद भी तुम यहाँ पर भाग कर आ जाओगे और तुम नॉर्थन फैंटम तुम यहाँ पे हमारे किंगडम के एक तरीके से कह सकते हो बॉस के ऊपर क्यों किंग का एक तरीके से वो चुराना क्यों चाहते हो। एक तरीके से हमारे हीरो ने एक रैलिक चुरा लिया इन सबका जिससे वो सब वापस लेने आए थे और हमारा हीरो के फाइट के अंदर दोनों हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं तो कुछ ज़्यादा ही मैं कुछ नहीं बताऊँ बोल सकता है इसके बारे में। और ये दोनों हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि हमारे हीरो के ऊपर अटैक करना आसान होगा क्योंकि अब उसके दोनों हाथ नहीं है तो वो स्वॉर्ड कैसे चलाएगा। लेकिन हमारा हीरो बोलता है मैं इस बार हार नहीं सकता मुझे जीतना ही होगा और अपने मैजिक से अपने हाथों को वापस से लगा लेता है और बोलता है कि अगर मैं मेरा एंड होगा तो मैं तुम सबको भी लेके जाऊंगा। द ड्रेकर हाउस होल्ड फर्स्ट फील्ड अवेकनर हमारे हीरो को इस नाम से जाना जाता है कि मैं ही हूँ जेक ड्रेकर। मैं इसे जेक ही बोलने वाला हूँ। मैं एक ऐसी बॉडी में पैदा हुआ जो कभी ओरा यूज ही नहीं कर सकती थी और ऐसी फैमिली में जो ड्रैगन स्लेयर रही है ड्रैगन को मारने वाली उस फैमिली के अंदर जहाँ मैं अपना ओरा यूज नहीं कर सकता था। के बाद मुझे एक तरीके से ट्रैश की तरह या लोगों के द्वारा कोई भी मुझे अच्छा समझता नहीं था। लेकिन मैंने अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप करा और उसके बाद मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा खुद की टेक्निक्स और हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ अटैक करता और बोलता है कि ये सब मेरी स्ट्रेंथ के साथ एंड हो। स्वीट मेरा हेड आया लेकिन उसके हेड आते ही उसका हेड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे बंदा तो बिल्कुल ही हैरान था कि हमारे हीरो ने अपने दोनों हाथों को वापस से जोड़ लिया था। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है वही यहाँ पर जीत हर चीज़ के बारे में स्ट्रेंथ। हमारे हीरो अपने पिछले टारगेट को देखता है जो यहाँ पर तोड़ लेके खड़ा था लेकिन वो यहाँ कुछ कर नहीं पाता। हमारे हीरो की स्पीड और उस ताकत के सामने उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। हमारा हीरो अपनी माना की तलवार को इतनी तेजी से घुमाता है कि उसका ओरा आसपास की पूरी केव को पूरी तरीके से लाइट से भर देता है। लेकिन हमारे हीरो को पता था कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि इन दोनों सोल्जर ने मेन स्क्वाड को बुला लिया है और यहाँ पर बात चल रही होती है उन दोनों के मन में क्या उसने अपने आर्म को अटैक कर लिया। लगता है मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। देखते हैं सामने इतने सारे सोल्जर और वो भी बहुत सारे गिनना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। यहाँ पर वे सब यही सोच रहे होते हैं क्या इस बंदे ने अपने हाथों को वापस से जोड़ लिया अभी हमारे सामने ही। और हमारा हीरो एक हीलर है मैं तुम्हें बता दूं पहले इसलिए वो अपने हाथों को जोड़ पा रहा है क्योंकि मुझे तो पहले लगा था कोई स्पेशल स्किल है। सबकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हमारे हीरो और एक वो अनगिनत सोल्जर और यहाँ पर सब सोर्ड्स बहुत तेजी से घूमने लगती है। हमारा हीरो उन सबसे गिर चुका था लेकिन वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और फाइट करने लगता है। कई घंटों तक फाइट चलती है इतने दिनों तक धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है सोल्जर हारते रहते हैं लेकिन हमारा हीरो इन द एंड हमारा हीरो बोलता है डैम इट मैं इन सबसे हार गया। मेरी हीलिंग स्किल कुछ टाइम पे तो ब्रेक लेती है वो भी और मैं कोई इमोर्टल तो नहीं हूँ। वैसे ही हमारे हीरो के ऊपर बहुत सारी चोट लगी होती है इतने सारे कट और वो बोलता है कि चलो इन द एंड में अपना रिवेंज भी नहीं ले। मुझे लगा था कि अगर मैं एक तरीके से एम्पर का रेलिक स्टील कर लूँ तो मैं यहाँ पर अपना रिवेंज ले पाऊंगा लेकिन ये रेलिक भी किसी काम है यार। और हमारा हीरो उस रेलिक को निकालते हुए बोलता है जिस दिन को वो बचाना चाहता था क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा सैड था इन सब चीज़ों को सोच। एलिसिया रियली बताऊँ एलिसिया का मुझे पता नहीं कौन है स्टोरी में भी आगे थोड़ा पता चलेगा तो मैं बता दूँ। इसके बाद ये बूंद इसके ब्लड की जो बूंद होती है वो गिर जाती है उस रैली के ऊपर और रैली यहाँ पर एक तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए में ये एक ड्रैगन की फील का रैलिक था कुछ इससे हमारे हीरो को यहाँ पर बताया जाता है कि जो एक सोल है एक एल्डर ड्रैगन की वो यहाँ पे आपके साथ करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ये तो डार्क नहीं हो गया ठीक है।
आगे स्टार्ट यहाँ पर एक आ जाते हैं एल्डर स्पिरिट और हमारे हीरो को घेर लेती है। हमारे हीरो को तो पहले लग रहा था क्या मैं सुनने लग गया हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन सब पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर डू यू एग्री आती है आवाज़, हमारे बोलते प्लीज़ शांत हो जाओ। और यहाँ पे वो आ जाता है कि प्लेयर ने मान लिया है, प्लेयर को कर दो भाई। इसके बाद हमारा हीरो बताता है कि मैं जब अपनी कॉन्शियस में वापस आता हूँ, मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कि मैं बहुत छोटा हो चुका हूँ। ये सोचना कि मैं अपनी पिछली लाइफ में पास्ट आ जाऊँगा वापस, मुझे लगा नहीं था जब मैं बहुत छोटा था। और इस टाइम तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मुझे याद है। मैं फ्यूचर की नॉलेज का यूज करूँगा। और ये होता है ड्रेकर हाउस होल्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द क्रेडल्स। ड्रेकर हाउस होल्ड के बारे में थोड़ा बताया जाता है हमें। जो ड्रैगन स्लेयर फैमिली ड्रेकर होती है, उस फैमिली के अंदर बहुत बहुत पहले क्या हुआ था, बहुत खतरनाक ड्रैगन जिसने ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक कर दिया था, उसको यहाँ पर तिरकान ड्रैगन ने, एक हीरो ने बचाया था पूरे कॉन्टिनेंट को बहुत सालों पहले। उसके पास उनके जो डिसेंडेंट थे, तरीके से कह सकते हो डिसाइपल थे, सबने यहाँ पर शुरू कर दिया अपना ही एक फैमिली, ड्रेकर फैमिली। और ड्रेकर फैमिली के लोगों को यहाँ पर अलग तरीके से ब्लेसिंग मिलती है, जिससे वो इजीली हाई रैंकर बन सकते हैं। मतलब एक तरीके से ड्रेकर फैमिली के जितने भी लोग हैं वो हाई लेवल ओरा को इजीली यूज कर सकते हैं। और हमारे हीरो के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आने लगता है। पहले तो हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आता कि सिस्टम की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि हमारे हीरो को याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। और सबसे ज़्यादा जाता है कि जो सोल ऑफ द अवेकनर कन्फर्म हो चुकी है, तो यहाँ पर हम आपको एक सिस्टम देते हैं। हमारे हीरो को सिस्टम के एक पार्ट की उत्तराई मिल, एक तरीके से अनुमति मिल गई थी। मेरी हिंदी भी अच्छी है। क्या वो आर्टिफैक्ट एक तरीके से चल गया था। यहाँ पर बहुत सारी मैजिक वीडियो चीज़ें आ रही है। जेक ड्रैगर क्लास हीलर रेयर द वन हु रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द एजेंट ड्रैगन। और हमारा हीरो सोच रहा था कि मैं इसकी तरह मैजिक की तरह इसका मतलब हाँ डाल सकता हूँ इस सिस्टम के अंदर और आर पार हो जाता है। तो भाई तो क्लिक कैसे करता है, आई मीन जब हो जा रहा है तो ये सब चीज़ें के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमारे हीरो को दिखता है कि उसकी जो क्लास स्किल होती है वो इसके अंदर पहले से ही लिखी होती है, हीलर और एक रेयर स्किल। हमारे हीरो की याद आता है कि हाँ पिछले टाइम में उसकी जो स्किल थी वो एक हीलर थी, जो उसके मास्टर ने उसको बताया था कि तुम एक हीलर हो, तुम कोई फाइटर नहीं हो। हमारा ये याद करता है कि जब पिछली लाइफ में उसके ऊपर बहुत सारे दर्द हुए थे, उसके मास्टर ने उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जब तक कि वो एक तरीके से कोने तक नहीं आ गया था दर्द के। क्योंकि उसके जो मास्टर, अरे मेरा माइक गिर गया था, ठीक है। तो क्या हुआ ना, उसकी जो मास्टर थी वो हमारे हीरो को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग इसलिए देती थी क्योंकि हमारा हीरो जो है वो एक तरीके से हीलर था, और एक ओरा नाइट को हराना और भी ज़्यादा हार्ड होता है एक हीलर के लिए। हमारे हीरो को याद था कि पिछली लाइफ में उसकी जो स्किल थी वो कुछ टाइम बाद अनलॉक हुई थी, जो माना था वो कुछ और टाइम बाद अनलॉक हुई। लेकिन अब हमारे हीरो को वो सब पहले ही मिल चुका होता है अभी के टाइम पे ही। इसलिए हमारा हीरो हैप्पी होता है कि उसने पहले ही अपनी जो स्किल है वो अनलॉक कर ली है, और भी चीज़ें। तो हमारे सोचता है कि अगर मैंने पहले अनलॉक कर लिया तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ इन चीज़ों में। और हमारे सोच रहा था कि मेरी जो पिछली बॉडी है जो मैंने ट्रेन करी थी वैसे तो नहीं होगी मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की नॉलेज है, और मेरे पास वो आर्टिफैक्ट भी है जिसको अलग से विंडोज आता है। हमारा हीरो सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता। और जब भी वहाँ पे मास्टर देख क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये बंद कैसे होता है भाई। अगर यहाँ पे एक तरीके से उसका बटलर आ तो बटलर यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, हाई रैंक के होते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारे हीरो वेट बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर धरती पर। हमारा बोलता है कुछ भी नहीं, और बताता है कि ये है डेकर, ये एक एक्सक्लूसिव सरमेंट डेकर। मुझे लगता है कि वो विंडो को नहीं देख सकता, तो ये एक रिलीफ है। तुम्हारा बोलते क्या हुआ है, तो डेकर बोलता है क्या आप मेरे से कर रहे हो, पूछ रहे हो। मास्टर देख आपको पता होना चाहिए कि आज क्या है। और हमारा सोच जाता है हाँ मुझे याद है, मैं डेकर से बहुत ज़्यादा डरता था अपनी पिछली लाइफ के अंदर, और यहाँ पर अभी भी मुझे वो चीज़ फील हो रही है। वैसे तो मेरा जो माइंड है वो एक 32 ईयर ओल्ड के पर्सन जैसा है, लेकिन जब वो यहाँ पे सोच रहा था उसके ऊपर एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है उसकी खुद की ही, जो होती है कंपोज्ड माइंड। और आई गेस स्किल का यही काम होता है, जो मेरा नर्वसनेस है वो एक तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। ब्रो ये स्किल मुझे भी चाहिए, जब भी मैं किससे बात करने जाता हूँ ना ये स्किल चाहिए मुझे, कंपोज्ड माइंड, बेस्ट स्किल। और यहाँ पर हमारे हीरो स्किल्स को देख रहा था, क्या ये अपने आप भी एक्टिवेट हो सकती, ये तो अच्छी बात है। तो यंग मास्टर मुझे लगता है मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए। हाँ मुझे याद है।
तुम बात कर रहे हो एवोल्यूशन, यार कुछ ऐसा ही नाम है यार, मैं क्या बोलूँ। एक तो राइटिंग अच्छी नहीं लिख रखी, मैं क्या बोलूँ। पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। मैं ना बिना माइक के बोल रहा था और ये दोनों मैंने एक बार में बोल दिए थे, लेकिन माइक के साथ नहीं। हमारे हीरो को याद था कि उसके साथ पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन इस बार उसे ये चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है, जो एक तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग होती है इस क्रेडल्स के अंदर, उनको यहाँ पे सोर चलाना वो चीज़ें सिखाई जाती है, तो उनमें टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं, इससे ये पता लगा जा सके कि कौन कितना स्ट्रांग बना है और कौन कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है। यहाँ पर बस एक ही रूल होता है कि यहाँ पर आपको फाइट को जीतना होता है, और यहाँ फाइट को जीतना ही मेन चीज़ होती है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। जो हमें फाइट को जीतता है वो और भी ज़्यादा हाई रैंक पर जाता है, और जो फाइट को हारता है बस एक तरीके से लो रैंक पर जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो को याद था कि जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं था वो बिल्कुल ही घटिया थे, और इस फाइट के अंदर मैं भी पिछली बार ऐसे ही था जिसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी ग्रोथ करी जो तो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम सब तो अवेयर हो गए। ये है लास्ट पार्ट तुम्हारे इवैक्यूएशन का। पेन मार्क हेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बातें बोलते हैं, और यहाँ पर वो बताते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था हमारे हीरो के बारे में। हमारे हीरो को लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा गया था, इसलिए वो यहाँ पर बात कर रहे थे क्या ये सच में डायरेक्ट ब्लड लाइन से पुअर का है। और बातें होती है जहाँ पर हमें फाइट दिखाई जाती है। सबसे पहली फाइट, दो सोल्जर्स एक तरीके से दो स्टूडेंट्स आकर सामने खड़े हो जाते हैं। पेन मार के यहाँ पर फाइट को स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर जैसे पहला बंदा पंच की तरफ करता है अगले वाले की तरफ, वो एकदम उसको ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन एंड मौके पर वो यहाँ पर एक किक चला देता है जिससे दूसरे वाला एकदम से हैरान हो जाता है, और उसके इसी अटैक से बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका था। फाइट पहले ही ओवर हो चुकी है, तो हमारे हीरो को पता था कि जैसे वो अपने प्रॉपर डिफेंस में है नहीं, और उसने एकदम से अटैक कर दिया। ये बस ऐसा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटिया, मतलब एक तरीके से, तो मैं क्या ही बोलूँ। हमारे सोच रहे थे क्या, मैं इन सबसे डरता था जब मैं यंग था, ये तो सब बिल्कुल ही घटिया है फाइट में। लेकिन हमारे हीरो का भाई, एक तरीके से कजन, उसको दूर से देखते हुए बोलता है हाँ, मैं वेट नहीं कर सकता अपनी बारी का, जब मुझे जेक को पीटने का मौका मिलेगा। तो जेक, क्या तैयार हो तुम? हाँ मैं तैयार हूँ। जब दोनों अब हाँ बोलते हैं, हमारा हीरो अपनी आंखों को रब कर रहा होता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है इस फाइट के अंदर। वो बोलता है क्या तुमने लास्ट ईयर अपना सबक नहीं सीखा जो तुम फिर से इस बार आ गए? जेक ड्रेकर, हमारे हीरो को याद था कि हाँ, पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार हमारे हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। पिछली बार हमारा हीरो स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब हमारे हीरो के पास अपनी सारी स्किल्स और अपनी हीरो स्किल के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन है। पिछली लाइफ में मुझे कभी चांस नहीं मिला कि मैं अपने भाइयों से मिल, जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से थे, लेकिन इस बार जो मुझे चांस मिले, पिछली बार मेरे बहुत ज़्यादा कजन्स थे उन सबसे बुली होता रहा, और जो मेरे चारों भाई बहन थे तक मैं कभी बात भी नहीं हुई। लेकिन इस बार मुझे अपना दिन इतना ही होगा और उन सबसे भी आगे निकलना पड़ेगा। मैं सबसे ज़्यादा ही श्रेष्ठ बन, हमारे हीरो के ऊपर उसकी कंपोज माइंड स्किल एक्टिवेट होती है, तो हमारा हीरो नहीं चाहता कि मैं इसे फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दूँ। हमारा बोलते क्या, लेकिन वो बंदा आते बोलते क्या तुम यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले? और हमारा हीरो कुछ भी करने से पहले उसके ऊपर एक पंच करता है धीरे से, लेकिन हमारे हीरो की स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। क्रिटिकल स्ट्राइक, क्रिटिकल स्ट्राइक इन्फ्लिक्ट क्रिटिकल डैमेज टू द एनिमी। हमारे हीरो क्रिटिकल स्ट्राइक एक ऐसी स्किल है जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है एनिमी को, नॉर्मल से पंच से ज़्यादा आता है। मैंने तो यूजुअली पंच करा था, लेकिन पता नहीं मेरी स्किल अपने आप की एक्टिवेट हो गई। और यहाँ पे गार्ड भी यही बोलता है, तुमने मेरे बोलने से पहले इसके ऊपर अटैक क्यों कर दिया? हमारे बोलता है किसने कहा था कि रेडी गेट सेट गो ऑन द बैटल फील्ड। और वैसे भी जो सबसे पहले हिट करता है वही सबसे ज़्यादा एडवांटेज में रहता है। हमारा हीरो बोलता है जिसे देख कर तो गार्ड बोलता है तो कुछ सोच नहीं रहा था, और वो सोच रहा था कि लल्ला स्टूपिड हो रहा है, खतरनाक हो रहा, हमारे हीरो से निकलता हूँ। दोनों की आंखें चमकने लगती हैं, और यहाँ पर बात करते हैं कि तुम मुझे लग रहा है कि अभी तक तुम अपना लेसन नहीं सीखे हो। फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों रेडी होते हैं अपने स्टांस को लेते हुए। हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता हुआ, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में अटैक करने के लिए आता है। हमारे हीरो उसके पंच को ब्लॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या बचपन में इन सब पंचेस से डरता था, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है। और हमारे हीरो उसके पंचेस के पैटर्न को पढ़ रहा होता है जो बहुत ज़्यादा ही बेसिक और घटिया सा होता है।
ये फीस्ट बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पा रहे मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। इतने ज़्यादा कि अगर मैं अपना गार्ड भी ना अप करूँ, तो वो मेरे लिए मतलब एक तरीके से कोई भी थ्रेट नहीं है। बस मुझे अपने लेफ्ट हैंड से इसको काउंटर कराना है। जैसे वो अटैक करेगा, उसके अटैक को डॉज करके या साइड में ले जाके अपना अटैक कर देना। लेकिन वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, और हमारे हीरो के पैर को पकड़ के उसको पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था हमारा हीरो, उससे पहले ही वो पीछे की तरफ आ जाता है और बोलते हैं, क्या? यहाँ पर गार्ड को यकीन नहीं हुआ था कि यार उसने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। तुम कह रहे हो कि यहाँ पर ये एक 12 साल के बच्चे की कॉम्बैट सेंस स्किल है। जैसे ही लियोन ने यहाँ पर केक को नीचे गिराने की कोशिश करी, उस समय जो मैंने देखा बहुत ज़्यादा ही, हमारे हीरो ने क्या करा, उसने केक को पीछे की तरफ फेंक दिया अपने नी का यूज करते हुए। लेकिन मैंने ये आज तक किसी फाइट में नहीं देखा था। हमारा हीरो यहाँ पर एक तरीके से मर्सनेट आया, तो उसे हर चीज़ पता है कि उसे अपना किस टाइम गार्ड डाउन करना है, किस टाइम अप करना। जेक यहाँ पर बिल्कुल भी डरा नहीं जब उसका काउंटर अटैक फेल हो गया। उल्टा उसने यहाँ पर एक शांत माइंड के साथ यहाँ पर अटैक करा और इजीली लियोन को हरा दिया। लियोन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि कई अटैक्स उसके ऊपर पहले से ही लग चुके थे, और हमारा हीरो आते ही एक और अटैक करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हारे पास आना चाहिए। वैसे जब तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम इतने ज़्यादा छोटे हो। ओपोनेंट सोचते हुए अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल ही ज़्यादा शांत होता है, इसलिए उसके अटैक उसे बहुत स्लो और घटिया दिख रहता है। हमारे हीरो के नई स्किल के साथ तो हमारे हीरो हंसते हुए बोलते हैं, क्या ये इतने ज़्यादा घटियापन से, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है, फैमिलियर है, जब मैं अपने माना और को यूज कर पाऊंगा बहुत तेज़ी से। अभी जो हमारा हीरो ना ओरा को यूज कर सकता, इसलिए हमारा हीरो उससे पकड़ता है और फेंक देता है दूर की तरफ। मैं इस फाइट को अब एंड पर पहुंचाने वाला हूँ। और हमारे हीरो जैसे उस जमीन के ऊपर फेंकता है, जमीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से टूट जाती है, खत्म भाई। और हर जगह धुआं ही धुआं, इतना धुआं तो होना भी नहीं चाहिए था और अगर इतनी तेज फेंका है ना, मुझे नहीं लगना वो बचने वाला है। खेल खत्म, लियोन खत्म हो गया भाई, ले जाओ लियोन को। और यहाँ पर हमारा इस लियोन को और भी ज़्यादा फेंकता है, और हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक स्किल्स के भी यूज करता है, कुछ रिसिस्ट टैप, और उसके ऊपर मान लगता है और बोलता है कि हमारा हीरो कि मेरे जैसे इडियट भी तुम्हें हरा सकता है, लियोन तुम घटिया। और लियोन को बुरे तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि ये अलाउड था। और मैं तुम्हें तुम्हारा लेसन तो सिखा के ही छोड़ूंगा मेरे भाई। और ये सीन के साथ एपिसोड तो नहीं, चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारे बोलते मुझे इतना पसीने आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ठंडी हवा को मैं फील कर सकता हूँ अपने आसपास। तो क्या कोई और है जो मेरे से फाइट करना चाहता है? अगर है तो वो आ सकता है। हमारा हीरो उनकी तरफ इशारा करता है, बोलता है, जहाँ बहुत सारे लोग एक तरीके से शांत थे, लेकिन उसका एक और भाई, एक तरीके से भाई क्या ही बोलूँ मैं इसको, दोस्ती बोलने वाला हूँ अभी तो। मैं तुम्हें अपना अपोनेंट चुनता हूँ एक पेनक्रेटियन के लिए। यहाँ बताया जाता है जेकन वर्डियक, मेरा एक और कजन, तो ये भी कजन। ये कितना ज़्यादा बोरिंग होगा अगर तुम अकेले आओगे, तो क्या तुम इसे भी ला सकते हो? लाइम स्टोन, तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। लाइम स्टोन एक तरीके से इसका वो गार्ड है, सर्वेंट है। और लाइम स्टोन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक है थोड़ा सा मतलब है, स्ट्रॉन्ग तो है। मुझे लगता है कि अगर एक फेयर फाइट हमें करनी है, तो तुम दोनों को आना चाहिए, कि तुम दोनों अकेले नहीं आ सकते। वो यहाँ पर रेज बिट हो जाता है, और हमारे इस रेज बिट को देख के खुश हो जाता है। भाई ये तो मजा आता है। इससे मुझे एक रील याद आ गई, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि स्टोरी चल रही है, मजा सा भी आ रहा है स्टोरी, मुझे भी, तुम्हें भी आ रहा होगा पता नहीं। यहाँ पर हमारे बोलता है, ऑफ कोर्स तुम डम, आगे मैं नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पर उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं आखिर तक मारूंगा जेक ट्रेकर। और वो बोलता है कि जेक ट्रेकर ध्यान रखना, और पहले जैसे रूल होने वाले हैं। तो और क्या तुम इन दोनों सच में फाइट करने वाले हो? हमारा बोलता है, यस। तो ये है द मर्सनरी किंग लायम। हमारे हीरो को याद था कि पिछली लाइफ के अंदर इसने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी थी। पहले ये जेकन का एक सर्वेंट था जो हमारे हीरो का भाई था, उसके बाद इसने एकेडमी ज्वाइन करी, जिसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने बीच में ही छोड़ दी, वो चला गया। इसने यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए एकेडमी वाला को ज्वाइन करा और वहाँ पर ही कंप्लीट करी। उसके बाद यहाँ पे बारबेरियन के साथ फाइट करते हुए धीरे धीरे एक मर्सनरी बन गया, और टाइम टू टाइम ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ। और यहाँ पे इसने 3 सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप को अपने साथ मिला लिया,
और उसके बाद इसका नाम हर जगह मर्सनरी किंग के नाम से चलने लगा। हमारे हीरो ये सब क्यों बता रहा था, क्योंकि इन दी एंड ये बंदा मेरे सामने आया था। एम्पायर ने इसको हायर करा था मुझे हराने के लिए, और हम दोनों एक ही लेवल पर थे या लेकिन हमारा हीरो इससे फाइट में जीत गया था, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा हीरो और भी सोल्जर से फाइट करता है। और हमारे हीरो को याद तक अभी से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था वो। उस टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन इस टाइम पर ना। यहाँ पर उसका कजन तो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा बोलता है कि चलो खेलना बंद करो और फाइट को शुरू करते हैं। लेकिन हमारा हीरो उसके पंच को फेंकते बोलता है, और वो फिर से अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारी चिप ट्रिक्स मेरे सामने वर्क नहीं करने वाली भाई। और यहाँ पर हमारा हीरो बिल्कुल इजीली उसके अटैक को ब्लॉक करता रहता है और बोलता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ पे किक कर रहे हो मेरे भाई, नहीं तुम्हारे पैर को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। और अब तुम साइड में देख रहे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके पैर पर यहाँ पर जो रेड निशान है वो इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पर एक तरीके से हमारे ने उसको ऐसे तरीके से ब्लॉक करा जिससे अगले वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज हो। और हमारा हीरो बहुत तेज़ी से उसके पास आ जाता है अटैक करने के लिए। वो यहाँ पर गार्ड करने का तो कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो इजीली वो यहाँ पे पास कर देता है और बोलता है कि क्या तुम कुछ स्कैर नहीं हो, क्या तुम डर नहीं रही हो मेरे भाई। और हमारा हीरो उसके पैर पर अटैक करता है जहाँ पहले अटैक करा था, जिससे उसे और भी ज़्यादा पेन होता है। और हमारा बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम दो साथ में आओ, तुम अकेले तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और हमारे हीरो से एक ही पंच से बहुत ज़्यादा घायल कर देता है भाई, उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है भाई। इसकी आयत खत्म। मुझे लगता है कि एनएफ नहीं होगा। और यहाँ पर उसका भाई बुला देता है लियाम को, द मर्सनरी किंग। लेकिन वो इस टाइम पे बुलाता है जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वैसे तो ये एक फेयर वनी वनी हो गया है, क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पर एक बंदे को हरा रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर एक को हरा रहा है। लेकिन हमारा वो सोच रहा था क्या मुझे यहाँ पर एक 12 के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और हमारा हीरो को देखता है उसे कि वो यहाँ पर पट्टी को धीरे धीरे बांध रहा होता है अपने हाथों पर, क्योंकि जब भी ये एक तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब हाई रैंक का। ये मेरी सबसे अनोइंग फाइट थी जब मैंने एक तरीके से साथ फाइट करी थी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं इसके ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा था पहले की तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये वो था, मतलब डिफेंसिव पे ज़्यादा अच्छा था कि तुम्हें पता है मर्सनरीज कैसे होते हैं। वो यहाँ पर अटैक डिफेंस में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमारे सोच रहे थे कि मुझे सबसे पहले लीड को लेना होगा, मतलब एक तरीके से फर्स्ट अटैक करना पड़ेगा। हमारा हीरो इसके ऊपर अटैक करने लगता है लाइम के ऊपर। लाइम सभी अटैक को धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा होता है। हमारा हीरो यूज़ करता है अपनी स्किल का स्लैश का। स्लैश एक्टिवेट होती है, हमारे हीरो की स्पीड भी हो जाती है, तेज बढ़ जाती है। स्लैश एक ई रैंक की स्किल है जो लॉन्च करती है तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज अटैक करने का एनिमी के ऊपर, और एनिमी की आंखों को बिल्कुल ही एक तरीके से वो कर देती है। मतलब एनिमी समझ नहीं पाता किस तरफ से अटैक आने वाला है, किस तरफ से नहीं आने वाला। और यहाँ पर बेसब हैरान थे हमारे हीरो की इन स्किल को देखकर, क्योंकि उनको कुछ बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था ठीक से, कितनी तेज फाइट हो रही है उनकी। मैं वो स्किल यूज करना एक नॉर्थन फिश टेक्निक जी यहाँ पर डोमिनेट करती है स्वॉर्ड के ऊपर। और यहाँ पे जो मेरी ट्रैश बॉडी है ये इसके साथ बिल्कुल ही ज़्यादा यंग है, और इसमें स्टेमिना और बहुत सारी चीज़ों की कमी भी है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के साथ अगर ये कम रहा तो मैं इस फाइट को हार भी सकता हूँ। हमारा हीरो हर चीज़ को सोच रहा था उस फाइट के अंदर कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर मुझे डोज काउंटर डोज और हर चीज़ को लाइन अप करना पड़ेगा, और अपने गार्ड को अप भी रखना पड़ेगा। और एनीवे मेरी जो बॉडी है वो लिमिट पर पहुंच रही है, तो मुझे इस फाइट को भी जल्दी से जल्दी एंड करना है और उसे विन करना है। इसलिए हमारा हीरो अपनी और भी ज़्यादा स्किल्स को यूज करने लगता है, जिससे वो इजीली इस फाइट को एंड कर सकता है। और हमारा बोलता है कि चलो अब देखा जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हमारे हीरो की जो ज़्यादा स्किल है वो ई रैंक पर ही है अभी तक। हमारा हीरो यूज करता है अपने पावर का, और बहुत ज़्यादा और आसपास इतना आने लगता है। देखो ये वो वाला ओरा नहीं है जो फाइट में यूज होता है, मतलब हमारे हीरो के पास कोई ओरा नहीं है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है ये एक तरीके से लगता है, मैं इसको ओरा ही बोलने वाला था क्योंकि ये अच्छा लगता है। हमारा हीरो बहुत तेजी से पंच करता है, लेकिन उससे वो डोज कर लेता है। हमारे हीरो ने एक तरीके से पावर को अपने हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करा था और एकदम से इकट्ठा कर लिया था और अटैक करता है। हमारा हीरो बोल रहा है कि क्या ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो था, क्योंकि हमारे हीरो को उठा के फेंक देता है नीचे की तरफ, लेकिन हमारे हीरो उसके ऊपर ही बीच में उसके अटैक को एक तरीके से रोक देता है, जिससे हमारे हीरो को टाइम मिल जाता है बचने का। और हमारे हीरो ये सब अपनी स्किल हाइटेंड सेंस एक तरीके से हाई लेवल के सेंसेस को कर देता है हमारे हीरो के, उससे करता है। अब तुम देख सकते हो उसने हमारे हीरो ने उसको कैसे पकड़ लिया है। हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फ्रेम समझ नहीं आया था। वो एक तरीके से हमारे हीरो ने उसके एक हाथ को पकड़ के गर्दन को भी कुछ पकड़ लिया था। वो यहाँ पर अटैक कर रहा था बहुत ज़्यादा हमारे हीरो के ऊपर, जिससे हमारे हीरो को भी ब्लड का वो हो जाता है।
लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल नहीं छोड़ता। और इसमें ये था कि कौन सबसे पहले छोड़ेगा। अगर हमारा हीरो ने इसको छोड़ दिया तो हमारा हीरो हार जाएगा, और अगर उसने छोड़ दिया तो बस यही था एक। और वो बहुत ज़्यादा पंचेस हमारे हीरो के ऊपर करता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी उसको छोड़ता नहीं है फाइट के अंदर। वैसे तो ये एक नॉर्मल फाइट के अंदर जीतने के लिए बढ़िया था, लेकिन अगर ऐसे कोई फाइट होती है ना जिसके अंदर सोड़ होती है, उसके अंदर तो हमारा हीरो हार सकता था। बहुत ज़्यादा ब्लेड के लाइम को भी हरा देता है हमारा हीरो। लाइम अनकॉन्शियस हो चुका था क्योंकि उसका एक तरीके से मतलब एयर का जो था ना ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया है, अब अनकॉन्शियस तो होना था। और यहाँ पर जेक ड्रेकर, ये एक तरीके से टोरन फैमिली से है। देखो यार, इनकी फैमिली का नाम मुझे याद है, मुझे इसका नाम मैं भूल गया। ज़्यादा हर्ट हो गए थे यहाँ पर फाइट के अंदर। तो क्या मैं आपकी पल्सेस चेक कर सकता हूँ? वैसे तो मैं कोई इम्पेशेंट नहीं हूँ, आप आराम से कभी भी चेक करा सकते, लेकिन मैं बस चेक करना चाहता था कि आपने अवेकन और अवेकन कर लिया कि नहीं। मैं होता है हाँ रुको, और हमारा हीरो अपनी पल्सेस को दिखाता है जहाँ कोई भी उसको और तो फील नहीं होता। हमारा हीरो जैसे उसका फील करता, लेकिन हमारा हीरो उसको और फील कर पाता है जहाँ उसे उसका और ब्लू रंग का था। तो हमारे हीरो को लगता है कि ओह, तो यहाँ पर डेकर एक ब्लू नाइट है। मुझे लगा नहीं था डेकर ब्लू नाइट होने वाला है, क्योंकि सर्वेंट ब्लू नाइट बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। एक तरीके से ब्लू नाइट हाई रैंक की पोस्ट ही होती है, इसके अंदर अलग अलग रैंक होती है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। देखो, ब्लैक, रेड और ब्लू। ब्लू एक तरीके से ऐसा लेवल होता है जो ना ज़्यादा हाई माना जाता है, लेकिन इस पर पहुंचना भी हार्ड होता है। हमारा बताता है कि हाँ, सारे नाइट सेम नहीं होते। ये तुम जब रैंक देख सकते हो इन सब के हिसाब से होता है। हम्म। सबसे पहला आता है नोविस लेवल, जो सबसे लो रैंक का होता है, तुम्हें पता ही होगा। नोविस वही होते हैं जो मतलब कि एक तरीके से ब्लेसिंग राइट के रिचुअल से पहले जो लोग होते हैं उन सबको आ जाता है। येलो स्पोर्ट्समैन वे होते हैं जो ओरा को अवेकन कर देते हैं और अपने डेड को ओपन कर लेते हैं। जितने भी ट्रेनीज हैं वो यहाँ पर ब्लेसिंग के राइट के बाद यहाँ पर येलो नाइट बन जाते हैं। और उसके बाद आता है येलो नाइट का टाइटल उनको जब मिलता है जब वो पर्पल नाइट पे पहुंच जाते हैं और अपने ओरा को कंट्रोल करना सीख जाते हैं फ्रीली। उनको ये सब मिलता है पर्पल नाइट के साथ। पर्पल नाइट का तुम देख सकते हो ये थोड़ा। और यहाँ पर एक होता है ब्लू नाइट, जहाँ पर सिर्फ वही कर सकते हैं जो ओरा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने ब्लेड के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से। और यहाँ पर हमारा बताता है कि और भी ज़्यादा जो अपने रिलम एक तरीके से लिमिट को तोड़ देते हैं। एंड द रिलम दैट द मर्सनरी किंग लायम, मर्सनरी किंग लायम तो उसने पूछा था, और पिछले लाइफ में जब मैं पूछा था, मर्सनरी किंग और हमारे दोनों एक ही रैंक पर थे, द रेड नाइट। और रेड नाइट एक ऐसी है जिस पर कोई इंसान अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दे तो भी वो पहुंच नहीं सकता। लेकिन हमारा बताता है कि एक और ऐसी रैंक थी जिस पर बहुत सारे लोग गए थे, द ब्लैक रैंक। और इस पर तो जाना ऐसा ही था कि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ इतने कम लोग थे कि उनको ढूंढना मतलब रेत में सुई जैसा था। और अब समय सबके रैंक पर चल चुकी है, तो हम बात कर आगे करते हैं। स्टोरी के अंदर वो यहाँ पे हमारे हीरो के ऊपर अपना अंदर और डालता है जिससे वो चेक कर सके कि हमारे हीरो के अंदर कोई और है। लेकिन इसके अंदर कोई और है ही नहीं, तो एक तरीके से हमारे हीरो को कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे लगता है इस पूरे वर्ल्ड में तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ पर मतलब इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे हीरो अपने अंदर ही कुछ सोच रहा होता है, इन्हें यहाँ पर बोलता है कि हम क्या तुम मुझसे हाइड कर रहे हो कुछ? बोलता है नहीं। लेकिन मुझे लगता है डेकर, क्या तुम मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो? और मारो बोलता है कि चलो मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा था। और बोलता है क्या यंग मास्टर आप चेंज क्यों हो गए? तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैं अभी ही क्यों चेंज हूँ। और यहाँ पर वो बहुत उसको इतने सारे मतलब ये इतने ज़्यादा अच्छी लाइन बोली है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस बार कि मैं अभी क्यों चेंज हुआ, तुमने ये क्यों नहीं सोचा। हमारा बोलता है कि हर चीज़ को अपने प्लेस पर आना पड़ता है जब सही समय आ चुका होता है। डेकर बोलता है मैं समझ गया यंग मास्टर, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने ट्रेनिंग रूम को प्रिपेयर कर दिया। बढ़िया, तुम फास्ट हो, तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ कुछ ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग करने के लिए। और हमारे हीरो ज़्यादातर इसे बोलते हैं। लेकिन मैं रियली बताऊँ ना, हमारा हीरो लगता नहीं है 12 साल का। सच बताऊँ, मैं 12 साल का थोड़ा सा मतलब मैं हाइट में थोड़ा बड़ा था 12 साल में, लेकिन हमारे थोड़ा अलग लगता है सच बताऊँ तो ये है एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम। पिछले लाइफ में तो हमारे हीरो को नहीं मिला था ये पर्सनल ट्रेनिंग रूम, क्योंकि हमारे हीरो ट्रेनिंग ही नहीं करता था। और हमारा सोच रहा था कि चलो मुझे अपना विंडो देखने दो, लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो, रोक के पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, बहुत ज़्यादा स्किल्स है। और हमारे को दिखता है कि यहाँ पर जो उसकी स्लैश रैंक स्किल होती है वो थोड़ी प्रोफिशेंट हो जाती है, मतलब थोड़ी बड़ी होती है। एक तरीके से हमारे जितनी बार स्किल को यूज करेगा उतनी बार वो धीरे धीरे स्किल बढ़ के लेवल अप होती रहेगी।
और यहाँ पे स्किल धीरे धीरे लेवल अप होती है, मतलब बहुत धीरे समझ लो। हमारे हीरो ने इतनी बार यूज करा उस फाइट के अंदर, एक दो बार। और अपना कह सकते हो ओरा, देखो ओरा तो यूज नहीं करता, लेकिन यार ये जो लाइटें निकल रही है हमारे हीरो के अंदर से, इनको मैं क्या ही बोलूँ। तो देखने को मिलता है कि उसके पास 0 कर्मा पॉइंट्स है। तो कर्मा पॉइंट्स हमारे हीरो को जब मिलते हैं, जब यहाँ पर वो एक तरीके से मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता है। तुम यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट करो और तुम्हें एक कर्मा पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारा ये सोच रहा था कि मैं जा ही नहीं सकता डंजन के अंदर, क्योंकि कम से कम मुझे पर्पल नाइट के लेवल पर जाना पड़ेगा डंजन के अंदर जाने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस चीज़ को देखने के लिए। उस एसेंट रैलिक के साथ मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ में वापस आ चुका हूँ, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर इस स्वॉर्ड को हर बहुत ज़्यादा वो है, मुश्किल है उठाना। हमारा हीरो बोल रहा था कि चलो जब तक मैं सिस्टम को यूज करूँगा, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और वैसे भी मैं एक रेकर फैमिली का मेंबर हूँ। हमारा हीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ थोड़ा और माना के बारे में तुम सबको। जो नाइट है वो अपने ओरा को एक तरीके से रिफोर्स करते रहते हैं डंजन्स के अंदर। वहीं पर जो आते हैं मेजिस, मेजिस क्या करते हैं, वो अपने माना को हैंडल करते हैं सर्कल्स के थ्रू। वो अपने दिल के पास सर्कल्स बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर। हाँ, और यहाँ पर वो इसी तरीके से माना का यूज करते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक तरीके से मेरी मास्टर थी, जब मेरे घर वालों ने मुझे उस उल्ट से निकाल दिया था इसको, उसके बाद उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई कि जो मेरी स्किल है वो असली में एक हीलिंग स्किल है। इन दोनों स्किल से ही अलग है। और जब भी कोई यूनिक होता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है। इसलिए मुझे यहाँ पे लो एक तरीके से नेचर को हैंडल करना पड़ेगा। और जब मैं अपने यहाँ पे मास्टर की चीज़ें सुन रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब तरीके से हाई रैंक का बन गया मैं। मुझे इनलाइटमेंट प्राप्त हुई, जिससे मैं आगे की तरफ बढ़ गया। हमारा यार अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा स्वॉर्ड में अच्छा बन सके। रियली बताऊँ, मैंने भी एक स्वॉर्ड अभी बनाई है, एक वुडन की। देखो मैं उसकी फ़ोटो अगर डाल दूंगा, अगर मेरे कम्युनिटी पोस्ट हुआ तो। कहानी की शुरुआत होती है, हमारा मेन कैरेक्टर और प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा स्लैशेस को लगा चुका था। ज़मीन पर हर स्लैश हमें ध्यान से देखा जा सकता है। हमारा हीरो सोचता है मैं अपने बटलर को क्या बोलूँगा। हमारे हीरो के बारे में र्यूमर्स फैल रहते हैं। एक हफ्ते बाद क्रेडल कैफेटेरिया, क्या लगता है तुम, ब्लैक मैजिक ने तो नहीं पकड़ लिया क्या? कोई यहाँ पे उसे कंट्रोल कर रहा है, तुम बन चुका। हाँ कुछ तो। देखा जाता है यहाँ पे 4 लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ये हमारे हीरो के ब्रदर ही कह सकते हो, कजन टाइप होते हैं। रीना टोन भी यहाँ पर होती है, चारों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। चारों एक दूसरे से बात करते हुए खाना खा रहे होते हैं। इनकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बस ये बात हमारे हीरो के डुअल के बारे में। ये हमारे हीरो की जो अगली फाइट है वो रीना के साथ होने वाली है। और यहाँ पे एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। और यहाँ पर ये जो ब्रदर होता है, ये हमारे हीरो से हार गया था। यहाँ पर ये बोलता है कि बस उसका ये लगता है वो मैसेज, और इसके कारण यहाँ पर रीना अपना खाना गिरा देती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसका स्टेयर करने के कारण वो यहाँ पर बोलता है क्या तुम कर। चारों भाई यहाँ पर जेक के बारे में सोच, यहाँ पर जेक को कैसे हराया जाए, क्योंकि जो जेक है यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक तरीके से वो हमारे लेवल तक तो आ ही चुका है पेन क्रिएशन के अंदर। सैवेज फिर ऐसी वो यहाँ पर एक वीक इंसान, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम कुछ कर भी लो। वो बेरली यहाँ पर एक स्वॉर्ड को होल्ड भी कर पाएगा इजीली। मैं इस तुम इस फाइट को विन करने वाले हो। इन सबको बस यही लग रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कॉम्बैक्ट, एक तो पंचेस कॉम्बैक्ट में, फिस्ट कॉम्बैक्ट में अच्छा हो गया है, लेकिन उसने आज तक स्वॉर्ड कभी पकड़ी ही नहीं। स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा घटिया हो गई, तो हम उससे इजीली जीत जाएंगे। वैसे एक नूब को स्वॉर्ड चलाना थोड़ा सा तो आता है, इधर घुमाना, लेकिन वो तो उससे भी ज़्यादा घटिया हो। और यहाँ पर ये उस कजन को भी डांटते हैं जो हमारे हीरो से पिछले फाइट में हाथ, पिछले एपिसोड के अंदर इसकी जैसे पीटा गया था हमारे हीरो के द्वारा। यहाँ पर बात करते हैं रीना बोलती, मैं जा रही हूँ करने के लिए, और वो जेक से फाइट करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो एग्जाम है, पेनिक्रेशन के बाद एक एग्जाम होता है, इसे बोलते हैं ब्लेसिंग राइट। उसके अंदर सब लोगों को अपना ओरा वेकन पावर मिलती है, वो ओरा का यूज करते हैं। अभी तक इन सबको ओरा का यूज करने का नहीं मिला है, लेकिन रीना यहाँ पर ओरा यूज कर सकती है, लेकिन उसको मना करा गया है कि जिससे एक तरीके से लेवल मेंटेन हो। हमारे हीरो के चर्चे हर जगह होते हैं। लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लड़का इतनी बड़ी स्वॉर्ड के साथ लड़ने वाला है। मोस्टली जो लोग हैं वो स्वॉर्ड को ऐसे थिन या स्वॉर्ड छोटी लेते हैं, लेकिन हमारे हीरो की जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारा हीरो
अपनी पास्ट लाइफ में भी इस स्वॉर्ड को बहुत ज़्यादा यूज करता था, क्योंकि हमारा हीरो एक मर्सनरी था। और रीना तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और रेडी होते हैं हमारे हीरो को क्रश करने के लिए। और हमारे हीरो बोलता है कि हाँ, ये सब मैं मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। शुरू करते हैं अब इस डुएल को। हाँ, जब इसको फेस कर रहे हो मैं कह सकते हैं ये वो जैसा जेक नहीं है जिसे अपनी सोल को ठीक से क्या इसका और जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझे जल्दी से डुएल को ख़त्म कर देना चाहिए और इसको हरा देना। हमारे हीरो को थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस भी होता है, क्योंकि असली में जो रीना है वो एक तरीके से लाइटनिंग नाइट के नाम से जानी जाती थी। रीना टून लाइटनिंग नाइट के नाम से जाने वाली एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट। और ये अपना ओरा जो बहुत पहले कर लिया था, मतलब ब्लेसिंग राइट से भी पहले ने अपना ओरा वेकन कर लिया था। एक तरीके से ये एक जीनियस थे भी ज़्यादा जीनियस तुम। और अभी हमारे हीरो को पता है कि इसके पास ओरा है, किसने कुछ सालों पहले ही ओरा को वेकन कर लिया था। और अभी ये सिर्फ 12 साल की है, तो मतलब 8-9 साल की एज में इसने ओरा को वेकन कर लिया था। और उसके बाद लेकिन ये ओरा यूज नहीं कर, कि वो एक फेयर फाइट में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होती है, स्वॉर्ड्स क्लैश होना शुरू होती है। स्वॉर्ड की इतनी तेज आवाज़ देखकर बहुत ज़्यादा दूर दूर तक आवाज़ें जा रही। हमारा हीरो और रेना फुल एकदम से फाइट मोड। रेना फुल अटैक में होती है और हमारे हीरो सारे अटैक को धीरे धीरे डोज या तो उनको ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन रेना की पावर के कारण हमारा हीरो पीछे की तरफ चला जाता है। इस अटैक से हमारा हीरो इस अटैक को इजी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। पता नहीं मैं इस अटैक क्यों 2-3 बार। हमारे हीरो को लगा नहीं था कभी इतनी ज़्यादा बेटर होगी इस टाइम पर भी, लेकिन हमारे हीरो ने एक्सेप्ट नहीं करा था इस चीज़। तुम यहाँ पे टॉय कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बस एक स्ट्राइक में हरा दूंगा। और अब हमारा हीरो धीरे धीरे उससे अटैक को डोज करते हैं, उसको नीचे की तरफ करते हैं जिससे वो एक ओपनिंग ढूंढ सके और अटैक कर सके। हमारे हीरो की लॉन्ग स्वॉर्ड इस चीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। अब हमें रीना का दिखा जाता है कि रीना भाई मन में क्या सोच रहे थे। रीना सोच रहे थे कि वो मेरे साथ खेल रहा है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ गैप्स की तरह मैं ओपनिंग्स देख पा रही हूँ कि यहाँ अगर मैं अटैक करूँगी तो मैं ईजिली इस फाइट को विन कर लूँगी। लेकिन हाउएवर जब भी मैं उस जगह पर अटैक करने के लिए जाती हूँ, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर इजीली उस चीज़ को ब्लो कर लेता है। मैं उस चीज़ का एडवांटेज ले ही नहीं पाती, मैं कितना भी तेज या कितना भी फास्ट ट्राई कर लूँ। इन द एंड उसकी स्वॉर्ड मेरी स्वॉर्ड से मिल ही जाती है। ऐसा लग रहा है कि जो अटैक्स अटैम्प्ट्स मैं कर रही हूँ वो एक तरीके से कैलकुलेटेड है पहले हमारे सोचने से पहले। ये एक ऐसा है जैसे कि मैं ट्रेनिंग ड्यूअल में कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग ड्यूल के अंदर क्या होता है, तुम ओपोनेंट के गैप्स को देखते हो और अटैक करते हो, लेकिन ओपोनेंट तुम्हारे अटैक को ब्लो कर लेता है। ऐसा लगता है कि ये फाइट मुझे जीतने के लिए नहीं, मुझे सिखाने के लिए बनी है। क्योंकि हर बार जब भी वो अटैक कर रही है सिर्फ हमारा हीरो उसको ब्लो कर रहा है, ना कि कोई काउंटर अटैक या कोई अटैक कर रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस जमीन पर पड़ने लगते हैं। रिनाटन पीछे से आते अपनी स्वॉर्ड के साथ और बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। हमारे हीरो को पता था हाँ, लाइटनिंग नाइन पहले की तरफ जो ग्रेडर्स में थी। ऑनेस्टली कहूँ मुझे ऐसा नहीं करता कि उसकी ज़्यादा इतनी अच्छी होगी, लेकिन उसका स्टेमिना मैं देख सकता हूँ। तो चलो उसके माना को यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पर जो ओरा एक तरीके से यूज नहीं कर रही हो टीना। टीना अपनी फुल बैटल के अंदर ना ओरा यूज करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है और उसका स्टेमिना पहले बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है। हमारा हीरो एक एक्सट्रीमली लो स्टांस के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत तेज़ी से अटैक करने वाले थे इस बार, जिससे वो रेना को टाइम भी ना दे सके। तो रेना को ही अपने ओरा यूज करना ही पड़े जिससे हमारा हीरो इस बैटल को जीत जाए। एक ड्रैगर बहुत तेज़ी से अटैक करता है और रेना अटैक की स्पीड को देखकर हैरान थी कि नॉर्मल अटैक्स नॉर्मल स्पीड से आ रहे थे। ये अटैक को डोज तो कर लेती है, लेकिन जमीन और हमारा मानवा का पैनल भी टूट जाता है यार। फिर माना और ओरा में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर मैं माना बोल रहा हूँ ना तो उसका मतलब ओरा ही होगा इसमें, ठीक है समझ लेना। सेम ही यार दोनों, मतलब माना एक तरीके से मेजिस यूज़ करते हैं और ओरा जो है वो एक तरीके से स्पोर्ट्स नाइट यूज़ करते हैं। हमारा हीरो और भी जल्द स्लैशेस को मारने लगता है, लेकिन वो इजीली उन सबको डोज कर लेती है। लेकिन लास्ट टाइम पे हमारा हीरो जो पत्थर कुछ फेंकता है जो उसके लग जाता है, उसके कारण उसका यहाँ पे एक तरीके से ध्यान भटक जाता है और हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस टाइम वो एयर में थी और इस अटैक को डोज भी नहीं कर सकती थी, और ये अटैक उसकी गले के बहुत ज़्यादा पास आ चुका था और वो बोलते कि मैं इसे फिनिश हो चुकी हूँ। उसने अपना ऑरा यूज करा और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर दिया। इस ओवर अटैक के कारण हमारे हीरो की स्वॉर्ड तो पीछे गिर गई, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो ने उसको मजबूर कर दिया था उसका ऑरा यूज करने के लिए। इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगती है और यहाँ पे लोग चिल्लाने लगते हैं। जैसा हमें एक्सेप्ट करता रीना से, रीना अपने ऑरा के बिना भी बहुत स्ट्रॉन्ग,
लेकिन यहाँ पे गार्ड ने नोटिस कर लिया होता कि नहीं, तो कैडेट्स बिल्कुल ही नोटिस नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे हमारे हीरो की स्वॉर्ड उसके गर्दन की जमीन पास थी, तो जस्ट थी, उसने अपने हाथ में सिर्फ ऑरा का यूज करा, ना कि फुल बॉडी के अंदर, और सिर्फ हाथ के अपने ऑरा से यूज करते हुए उसको स्लैश कर दिया। एक तरीके से ये भी ऑरा का यूज में ही आता है। तो और रीना ने कहा था कि वो अपना, और यहाँ पर पता चल जाता है गार्ड को भी कि हमारे हीरो ने रीना को फोर्स करा कि उसे यहाँ पे यूज करना पड़े अपना आरा। लेकिन यहाँ पर फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे हीरो की स्वॉर्ड ही नीचे गिरी थी। वो यहाँ पर रीना के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, उसके थ्रोट के ऊपर, गले के ऊपर। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द में बैठ जाती है। और यहाँ पर वे बात करने लगती है कि ये चीप ट्रिक है जो यहाँ पर जेक यूज कर रहा है। यहाँ पर रीना जो है वो असली में जीत गई है। एक नाइट अपनी स्वॉर्ड का बेंडेंट करने के बाद कैसे यहाँ पर ऐसी चीज़ कर सकता है। और हमारा सोच रहा था कि इन द एंड मैं ही जीता हूँ, अगर मेरी स्वॉर्ड गिर गई है, लेकिन अगर मैंने एनिमी को हरा दिया तो। और हमारे उससे पूछता भी क्या तुम कंटिन्यू करना चाहती हो। वो यहाँ पे सोच रही होती कि मैं बस अपना गार्ड डाउन कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लगी थी। और अगर ये उसके बेयर हैंडेड थे, मतलब वो खाली हाथ था, अगर यहाँ पे कोई डैगर होता तो मैं यहाँ पर हार चुकी होती। इसलिए वो बोलते कि हाँ, ये मेरी हार है। उसको देखकर सारे स्टूडेंट पहले तो हैरान थे, लेकिन जो ड्रेकर था उसका ओरा यहाँ पर प्लस हो गया था। क्योंकि जहाँ पहले लोग ड्रेक ड्रेकर को एक घटिया सब स्टूडेंट मानते थे जो यहाँ पर क्रेडस का कचरा है, गुड फॉर नथिंग है, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है जब उसने रेनेटन को हरा दिया है एक डोल के अंदर। ऐसा डोल जिसके अंदर सिर्फ ओरा ना यूज करें, उस डोल के अंदर हमारे हीरो इसको हरा देता है। इसके बाद हमारे हीरो को पुराने दिन अपने थोड़े याद आते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, बहुत सारे लोग जो घायल थे और डेड हो गए थे। ऐसे मॉन्स्टर का हमला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस टाइम पे जितने भी सारे मॉन्स्टर थे, उन्होंने बहुत सारे ह्यूमंस को भी खत्म कर दिया था। और यहाँ पर वे दोनों बात करते बोलते कि तुम्हें पता है कैसे सिचुएशन कैसे। तो ये सिचुएशन है ना हमारे हीरो के पास्ट की नहीं है, ये असली में इधर की ही, लेकिन ये सिचुएशन फ्रंट एरिया। तुम हमेशा सीरियस क्यों रहता है मेरा, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना। और ये होता है हमारे हीरो का एक भाई